कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार ये आह्वान भी कर रहे हैं जनता से कि स्वदेशी अपनाओ, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और उत्तराखंड के लोग किस तरह जागरूक भी करेंगे? नहीं देखिए, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कोशिश करी है पिछले जब से वो प्रधानमंत्री का पद 2014 में उन्होंने संभाला है कि मेक इन इंडिया को, इंडिया के सब जो गुड्स हैं उनको जो है प्राथमिकता मिले। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात कही है, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो टैरिफ अमेरिका ने ज़बरदस्ती भारत के ऊपर लगाया है, वो गलत टैरिफ लगाया है। भारत को डराने के लिए, भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश में खड़े होकर कहते हैं अमेरिका फ़र्स्ट, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इंडिया फर्स्ट का नारा लगाते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। हर हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने देश के भलाई के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध रहता है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए यूएस जैसे एक देश से भी कहीं ना कहीं उन्होंने डरना नहीं सीखा, जैसे पहले के प्रधानमंत्री भारत में करते थे। लेकिन उन्होंने स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात कही। जितना जितना हमारे लोकल गुड्स को हमारी जनता सपोर्ट करेगी, उतना ही देश की इकॉनमी सुधरेगी भी। इंडिया इस वक्त एक वर्ल्ड पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरे यूरोप की, पूरे एशियन कंट्रीज़ की, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की, सबकी जो नज़रें हैं वो भारत की तरफ है। रशिया जो है उसने हमारा बहुत पुराना मित्र भी है, और उसने भी ये कहा है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था उनका स्टेटमेंट पुतिन का, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस तरीके से ज़बरदस्ती का टैरिफ लगाएगा तो भारत के गुड्स के लिए टैरिफ फ्री रशिया अपने कंट्री में करेगा। तो मैं देश के और उत्तराखंड के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के इस मुहिम में अपना योगदान दें, स्वदेशी गुड्स को खरीदें, स्वदेशी गुड्स को आगे बढ़ाएं और देश की इकॉनमी को सुधारने में अपना योगदान दें। अच्छा भैया, विपक्ष जो है वो लगातार वोट चोरी के आरोप जैसे लगा रहा है और रैलियां भी निकाल रहा है। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि देश के सबसे पुरानी पार्टी, जिसने देश को 60 साल 70 साल राज किया, जिसने देश में अपना प्रशासन चलाया, देश में प्रधानमंत्री हुए कई उनके परिवार से, वो आज सत्ता पाने के लिए कहीं पे भी, किसी भी स्तर पे गिरने को तैयार हो गया है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाहे वो उसके पहले एयर स्ट्राइक्स हुई बालाकोट में, लगातार इन्होंने देश की आर्मी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर, और वो सरकार जो चुनी हुई सरकार है, देश के 140 करोड़ लोगों के मत से बनी हुई सरकार है, उस पर इन्होंने आरोप लगाए। हमेशा ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। हमेशा ये देश को, चाइना जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं, विदेश जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। वोट चोरी, मैं राहुल गांधी जी के, आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा कि जो पार्टी वोट चोरी करेगी, वो 2014 के चुनाव में 283 सीट जीत के आई, वो 2019 के चुनाव में 303 सीट जीत के आई, वो वोट चोरी करने के बाद 2024 के चुनाव में 240 सीट पे आ जाएगी। मैंने जिस प्रदेश में कांग्रेस सरकार जीत जाए वो इनकी उपलब्धि की वजह से जीतती है, राहुल गांधी जी के चेहरे की वजह से जीतती है। और जिस प्रदेश में वो हार जाएं वहाँ पर वोट चोरी हो जाती है, वहाँ पर गलत ईवीएम के ऊपर ये ब्लेम कर देते हैं। तो हार को भी आत्ममंथन करना चाहिए, हार में पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। बीजेपी जब स्टेट्स हारती है तो ये नहीं कहती कि वोट चोरी की वजह से हार गई, वो ये नहीं कहती कि ईवीएम ख़राब है, वो ये कहती है कि हमारी कुछ कमी रह गई होगी, हम आत्ममंथन करेंगे और अगली बार उसको सुधारेंगे। तो राहुल गांधी जी को भी मेरा यही नसीहत रहेगी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अपना आत्ममंथन करो कि क्यों उत्तर देश की जनता, उत्तराखंड की जनता, विभिन्न स्टेटों की जनता आपके पक्ष में नहीं दिख रही। क्योंकि उसको पता है कि आप देश हित की बात नहीं करते, आप देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, और आप सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के साथ और जो देश के विरोधी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, इन देशों के साथ आप खड़े हुए हमेशा दिखते हैं। इसकी वजह से आप चुनाव हारते हैं। और यही वजह है कि उत्तराखंड के विपक्षी नेता भी सदन नहीं चलने दे रहे। देखिए, वो भी बहुत दुखद है। मैंने तो सदन में भी बहुत कोशिश करी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल जी ने, हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने, सब ने कोशिश करी, सब ने वार्ता करी, सब ने चर्चा करी। लेकिन जब विपक्ष इस माइंडसेट के साथ आएगा कि मैं तो सदन में ये बात कही कि जिस सदन में खड़े होकर आपने शपथ ली थी विधायकों ने कि हम सदन की गरिमा को बना के रखेंगे, हम सदन के नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, आप उस
कसम को भी तार तार कर रहे हैं सदन के अंदर। आप अध्यक्ष के ऊपर पर्चे फेंक रहे हैं, आप वहाँ पे जनता की बनाए हुए पैसे से जो प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप वहाँ पर रात में उसी सदन में सो गए। वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के बेचारे जो दिन भर काम करते हैं, उनको सुबह फिर ड्यूटी पे आना पड़ता है। आप मानवीय ग्राउंड भी नहीं है कि भाई उनका क्या हाल होगा जो रात भर वहाँ पर खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस ने ये पहले ही से मन बना लिया था कि सदन नहीं चलने देंगे। बात गैरसैंण की करते हैं, बात गैरसैंण को राजधानी बनाने की करते हैं, लेकिन गैरसैंण की जब सदन होता है तो कांग्रेस पार्टी ने 1.5 दिन में वो सदन ख़त्म करवा दिया ताकि उनको रुकना ना पड़े। वो उनके लिए पिकनिक स्पॉट था, वो उनके लिए कोई राजनीतिक स्पॉट नहीं है, वो उनके लिए कोई एक लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए हमेशा एक पिकनिक स्पॉट था, है और रहेगा। अच्छा भाई साहब, क्योंकि आपदा जैसे हालात उत्तराखंड में भी बने, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ, हालांकि केंद्र की ओर से भी मदद का आश्वासन दिया गया है। नहीं, देखिए उत्तराखंड में जब भी मानसून सीज़न होता है तो लैंडस्लाइड्स और बादल फटने की घटना हमेशा होती है। बहुत दुखद है, क्योंकि जो हमारे थराली में, चमोली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, रुद्रप्रयाग के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पिथौरागढ़ में, हमारे इधर आपके बागेश्वर में, कपकोट में, ये सब जो है लैंडस्लाइड जोन जो होते हैं, यहाँ पर हमेशा ये घटना होती हैं और इससे जनहानि भी हुई है, लोगों के प्रॉपर्टी भी डैमेज हुए हैं। मैं संवेदना प्रकट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी के प्रति, और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, कि जब भी उत्तराखंड में आपदा का कोई भी प्रकरण सामने आया, केंद्र की पूरी असिस्टेंस हमको मिली। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने सतर्कता के साथ सारी स्टेट की एजेंसीज़ और प्रदेश केंद्र की एजेंसीज़ को धरातल पर उतारा, पूरी मॉनिटरिंग करी, पीड़ितों के साथ खड़े हुए दिखे। चाहे वो सिलक्यारा टनल की बात हुई हो, चाहे धराली की आपदा आई हो, अभी चमोली में थराली में आपदा आई है, तो सरकार कोशिश कर सकती है। देखिए ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी हम लोगों के दुख बांट सकें उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हालात जो है सामान्य हो और जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा जल्द से जल्द सर, मिले। मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार तीखे तेवर दिखा रहा है और आग उगल रहा है बीजेपी पर खासकर, क्योंकि चाहे हरक सिंह रावत हो या फिर अन्य जो विधायक हैं या फिर नेता हैं, वो साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए विपक्षी पार्टी है, उसका फ़र्ज़ है, उसका धर्म यही है कि वो सत्ता दल के खिलाफ सड़कों पे मुहिम छेड़े और सदन के अंदर मुहिम छोड़े। लेकिन देखिए देश की जनता, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस के राजनीतिक स्टंट्स को बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है, और वही कारण है कि 14 से 25 तक वो देश केंद्र की राजनीति से बाहर हैं। आप यूपी स्टेट उठा लीजिए, यूपी में 10 साल से बाहर हैं, उत्तराखंड में 10 साल से बाहर हैं। अभी बिहार का चुनाव होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की और उनके अलाइज की स्पष्ट रूप की सरकार बनेगी, जेडीयू की। और मध्य प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है, महाराष्ट्र में कैसे रिपीट हुई। तो लगातार देश की जनता कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है, और उनको मालूम है कि अगर इस देश का हित हो सकता है, देश विकास के रास्ते पे चल सकता है, देश विश्व गुरु बन सकता है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बन सकता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2027 की जो तैयारियां हैं वो कैसे अभी से चलने लगी हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हरीश रावत जी टिक नहीं रहे हैं, लगातार दौरों पे दौरे कर रहे हैं। हाँ, अभी फिर जा रहा हूँ पहाड़ों जी। में भी, और हरिद्वार में भी बहुत सारे कार्यक्रम मैंने रखे मैदानों में। एक वातावरण बनाना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करना है। लड़ाई सेना के उत्साह से जीती जाती है, उनमें ये भावना भरना बहुत आवश्यक है कि ये जीत तुम्हारी जीत है। आज तुमसे जिन लोगों ने तुम्हारा दर्जा छीन लिया है सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता होने का, उनसे आपको ये वापस लेना है दर्जा 2027 में। तो जब तक हम इसको अपने कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं बनाएंगे, लड़ाई फिर कितनी ही विशाल सेना हो, फिर वो पोरस की सेना की तरीके से हो जाएगी। हाँ, तो लड़ाई हमको कार्यकर्ता की लड़ाई बनाना पड़ेगा इसको। मैं उस काम पर लगा। तो जिस तरह से सर देखा भी जा रहा है लगातार, अब तो आपका ट्रेंड बाकी लोग भी अपनाने लग गए कि अगर चाय की टपरी पर जा रहे हैं तो चाय बना रहे हैं,
अमरूद के ठेले पर जा रहे हैं तो अमरूद काट रहे हैं। अब आपके ट्रेंड काफ़ी फॉलो करने लगे हैं लोग। बहुत अच्छी अच्छी बात है ना। एक सामान्य जीवन और हम राजनेता कोई आसमान से बने हैं, इसी धरती इसी मिट्टी से तो बने हैं। तो हमको उस मिट्टी की तरफ झांकते रहना चाहिए, उस धरती की तरफ झांकते रहना चाहिए। और जब तक आप झांकते रहेंगे तो तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। चुनाव जीते और हारे जाते हैं, मगर जनता के मानस पर आप बना ही रहेंगे। लेकिन सर जिस तरह से अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी पर एक तरफ आप लोग वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से राहुल गांधी भी यात्राएं निकाल रहे हैं, आप भी लगातार समर्थन कर रहे हैं कि वोट चोरी जिस तरह से हुए। अब आगे किस तरह की ये लड़ाई रहने वाली है? आगे ये लड़ाई बढ़ेगी। अभी मैं 2-3 जो है वोट चोरी के खिलाफ पद यात्राएं करने जा रहा हूँ। न्याय यात्रा का हिस्सा बना दिया हमने वोट चोरी को। और ये तो वोट चोरी निरंतर हो रही है। आप भी इसके शिकार हो, ये भी शिकार है, और लोग भी शिकार है। किसी का वोट इधर गड़बड़ा दे रहे हैं, किसी का उधर गड़बड़ा दे रहे हैं। नगर पालिका में और अब भाजपाई लोग जो है 6-6, 7-7 जगह अपना नाम निकल रहे हैं। आप देखिए तो 2-2, 3-3 जगह भाजपाइयों के नाम को हाई कोर्ट में रिट याचिकाओं की भरमार हो गई है। तो ये भाजपा ने करीब करीब 50-60 लाख पोर्टेबल वोट बना दिए। जो उत्तराखंड का चुनाव हो तो कुछ प्रतिशत उत्तराखंड को में वोट डाल देता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश में, जो महाराष्ट्र में। ये तो राहुल जी कह रहे हैं कि वर्ष 2024 में 1 साल के अंदर तुमने 1 करोड़ मतदाता नए कहाँ से जोड़ दिए। कौन है वो मतदाता, उसका ब्यौरा तो दो। इलेक्शन कमीशन ब्यौरा नहीं दे पा रहा है। यदि तुम्हारे वोटर लिस्ट से बने हैं तो उनका ब्यौरा तो तुम्हारे पास होगा है? तो भगवान वो 1 करोड़ का ब्यौरा दे दो, राहुल गांधी के पांव थम जाएंगे। जवाब देना है उनको, नोटिस दे करके, ये कह करके कि या तो माफ़ी मांगो, नहीं तो या एफिडेविट पर साइन करो। ये कह करके तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? सर बिहार में भी लगातार माहौल गरमाया हुआ है। अब एक और तो जिस तरह से रैलियां पर रैलियां चल रही है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी जा रही है। वो अब पता चला वो तो भाजपा ही निकले। जो इंद्रेश जी ने एक अल्पसंख्यकों में शेल बना रखा है, वो उसके कार्यकर्ता निकले। और उनको हमारी यात्रा को मैं एक विघ्न डालने के लिए और उससे ध्यान हटकाने के लिए, सारा बिहार तो उस यात्रा को देख रहा है, वो ध्यान हटाने के लिए उनसे वहाँ गाली दिलवा दी गई। अब पता चला वो तो भाजपा ही है। तो ये भाजपा ही है, भाजपा की किराए के लोग हैं। जो भी भाजपा बताना चाहे, उनका डीएनए तो भाजपा ही निकला, संबंध भाजपा ही निकला। तो ये, मगर अब उसके आड़ में कहीं हमारे कार्यालय पर हमला कर रहे हैं, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम सत्तारूढ़ हो, बिहार में भी और दिल्ली में सत्तारूढ़ दल को बहुत सारा सहन करना पड़ता है। और आप विपक्ष को दबाने के लिए उनके कार्यालयों पर हंगामा खड़ा कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश कर रहे हो, तेजस्वी यादव जी को डराने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या लग रहा है सर बिहार में किस तरह का माहौल? क्योंकि कोशिश अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह से, तो कोशिश तो की गई, लेकिन कितना अब आगे आपको लग रहा है कि बिहार में आप लोग जीत रहे हैं? कुछ वोट चोरी के हल्ले से कुछ कम होगी। अब कितनी हम कम कर पाएंगे, उसी पर हमारी जीत की संभावना है। हाँ, इन्होंने वोट चोरी, इन्होंने तो शर्त बना लिया था कि 1-1.5 करोड़ वोट काट दो, 1-1.5 करोड़ वोट जोड़ दो। हाँ, अपने तो हो गया बिहार का फैसला। हर क्षेत्र के अंदर 15-20-25 हज़ार वोट या काट दो या जोड़ दो, तो उससे सब फैसला हो गया था। तो वो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की इस वोट बचाओ, संविधान बचाओ या जो यात्रा है, उस यात्रा ने वोट चोरी के खिलाफ, वो उस यात्रा ने ये कुछ डर पैदा कर दिया है।
अब मैं समझता हूँ कि सत्तारूढ़ दल और अपने सहयोगी, मैं सहयोगी का नाम नहीं लूँगा, और उनके साथ मिल करके अब इतनी बड़ी संख्या में वोट चोरी नहीं कर पाएंगे। जी। अच्छा सर, क्योंकि पंचायत चुनाव जब हुए तो माहौल उस समय कुछ और ही नज़र आ रहा था। आप लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस छोटे शहरों की और सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन माहौल बदला और ऐसे में क्योंकि यशपाल आर्य जी भी खुद कह रहे हैं कि गुंडागर्दी हुई। माहौल नहीं बदला महाराज, माहौल तो हमारे पक्ष में था, जी। माहौल तो हमारे पक्ष में था। इन्होंने तो जो है चुने हुए प्रतिनिधि छोड़ दिए, कोई डंडे के बल पर सारी सरकार लग गई, सारे सारे इनके रेवेन्यू के अथॉरिटी से लेके पुलिस अथॉरिटीज़ तक लग गए, इनके स्वास्थ्य विभाग से लेकर के सैंपल भरने पहुंच जाते थे किसी के दुकान में। अरे कोई चाय का दुकानदार है, कोई छोटा अपना परचून का दुकानदार है, उसकी बहू या उसका बेटा उसमें जुन गए, भाई तेरी दुकान बंद कर देंगे यदि तूने ये नहीं किया। किसी के पास छोटा मोटा रोजगार है, कहीं काम कर रहा है, तेरा ये रोजगार बंद कर देंगे। कोई कहीं ठेकेदारी कर रहा है तो उसको डिपार्टमेंट वालों ने कहा भाई ठेकेदारी करनी है तो बहू को या बेटे को या खुद है पत्नी जो भी है तुम्हारा बीडीसी मेंबर, उसको जो है हमको दे दो। आज भी आप प्रधानों का वो करवा लीजिए, गणना करवा लीजिए, आपको ओवरवेलमिंग मेजोरिटी प्रधानों की कांग्रेस की मिलेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हमारे थे, ये चुरा करके लेके डकैती। राहुल गांधी तो बिहार में चोरी के खिलाफ कर रहे हैं, यहाँ तो डकैती डाली खुलेआम। तो जो यशपाल आर्य जी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, एक खुली डकैती यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि की पड़ी है। वो नैनीताल में सबने देख लिया, उसको खुलेआम देख लिया। कानून व्यवस्था पर भी क्योंकि सर सवाल आप लोग खड़े कर रहे हैं, तमाम जो नेता हैं चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, वही आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, मारपीट उनके साथ हुई उस दौरान। हाँ, कानून व्यवस्था फेल क्या है? कानून कानून को एक तरफ रख करके, कानूनी निष्पक्षता को एक तरफ रख करके, जब बड़े बड़े अधिकारी जो है भाजपा के कारिंदे की तरीके से काम करने लग जाएंगे, उनके व्यक्तिक नौकर की तरीके से काम करने लग जाएंगे, तो कैसे बचेगा प्रजातंत्र, कैसे बचेगा लोकतंत्र? सर, हरक सिंह रावत जी के कार्य करने से कितना खुश हैं आप, क्योंकि जिस तरह से वो तो कस्में भी खा रहे हैं और अब दिखाई भी दे रहे हैं फुल एक्टिव मोड नहीं, अच्छी बात है ना। अब हम आज वो कांग्रेस के नेता है, एक नेता है, अरे बहुत सारे नेता हैं, उनमें से एक नेता है। जब पार्टी में आए हैं और उन्होंने जिस तरीके से रहस्योद्घाटन किया है, भाजपा के पापाचार को का भांडा फोड़ा है चौराहे पे, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। और उनके पास अभी बहुत सारे ऐसे इनके रहस्य हैं। 2016 के दल बदल का ही बड़ा भारी रहस्य है, यदि वो रहस्य वो उगल दें तो वो बम का काम करेगा और भाजपा तो उसके बाद शाहरुखाने चित्त हो जाएगी। और भाजपा ने ये जो उन्होंने बताया है किस तरीके से रुपया इकट्ठा करके अपनी पार्टी को चला रहे थे, इससे भाजपा का जो नैतिक आधार था सत्ता में बने रहने का, वो समाप्त हो गया। 2016 में ये निश्चित है कि इन लोगों के कारण हमारी सरकार गई और कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता से बाहर है, उसमें भी इन्हीं का हाथ है। लेकिन प्रायश्चित का प्रत्येक व्यक्ति को हक है और यदि वो प्रायश्चित करते हैं तो अच्छी बात है। वही सर, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी खुद भी मान रहे हैं कि 27 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था उस दौरान। वो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वो कह रहे हैं चेक किसी के ऊपर एसपी लठ लेके खड़ा होगा तो चेक नहीं देगा तो क्या देगा? और मुझे तो पता चला है कई चेक जो है बाउंस हुए, फिर उनसे कहा जेवर बेच करके लाओ, कहीं से लाओ, लेकिन उनसे इकट्ठा किया गया। तो बहुत गलत तरीके से उस समय धन इकट्ठा किया गया, बहुत चर्चा में था उस समय इनका धन इकट्ठा करने का अभियान जो है। अधिकारियों से जिस तरीके से धन इकट्ठा किया गया वो बहुत बड़ी लज्जाजनक चर्चाएं थी उस समय, और ये सब लोग उसके हिस्सा थे। मेरा एक सवाल ये भी, यकीनन यदि हरक सिंह उसका पूरा पोल पत्रा खोल दे, अभी उन्होंने आधा ही खोला है, आधा किस तरीके से अधिकारियों से वसूली हुई है वो पोल पत्रा खोल दे तो फिर भाजपा और नंगी हो जाएगी। सर
वो कहते हैं कि हरक सिंह रावत जी का कभी जो समीकरण है वो नहीं गड़बड़ाता, वो इस बार कह रहे हैं कि 45 सीटें कांग्रेस को ला करके देंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं एक आध जितना वो कह रहे हैं एक आध और जुड़ जाए उसमें, 46 हो जाए, 50 हो जाए, ताकि जो भी हमारा मुख्यमंत्री हो 5 साल निष्कंटक भाव से सत्ता चला सके, हरीश रावत की तरीके से सुबह शाम की गिनती से बच जाए। अच्छा सर, जिस तरह से आपदा जैसे हालात हैं उत्तराखंड में, क्या आपको लग रहा है कि सही तरह से कार्य हो रहा है? क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, आपदाओं का दौर उत्तराखंड झेल रहा है। आपदा की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसके दो आयाम हैं। एक राष्ट्रीय आयाम है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और उसमें हिमालयी राज्यों के लिए कि जो सेंट्रल हिमालयस के स्टेट्स हैं उनके लिए अलग पॉलिसी बनी चाहिए। दूसरा हमारा राज्य का आयाम है। अभी मुझे लगता है कि भाजपा जो है आपदा प्रबंधन का पूरी तरीके से अर्थ नहीं समझ पाई है और बल्कि ऐसे लोगों से घिर गए हैं ये लोग जो आपदा में भी धनार्जन कर रहे हैं, जो आपदा में भी अवसर देख रहे हैं। जब तक आप हर स्तर पर आपदा के पैसे का धर्मपूर्वक निष्ठापूर्वक खर्च करने वाले अधिकारी और लोगों को नहीं रखेंगे, काम नहीं चलेगा। सर, बस मेरा अंतिम सवाल ये है कि स्वदेशी अपनाओ कह रही है पूरी बीजेपी सरकार। क्या आपको लग रहा है कि इतना संसाधन देश के पास है कि स्वदेशी अपनाकर काम चल सकता है? यहाँ मैं भी उनके साथ हूँ कि स्वदेशी अपनाना चाहिए और मैं दूसरी अपील भी करना चाहता हूँ एक कदम आगे बढ़ करके। इस समय हमको ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी जितनी क्षमता है स्थानीय उत्पादों को खरीदना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था एकदम से न लड़खड़ाए। ये जो 50% का टैरिफ का झटका है ये सामान्य झटका नहीं है। इस झटके से उभरने के लिए देश को अकेले मोदी जी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें राहुल जी और खड़गे जी को भी जोड़ना पड़ेगा और भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इसको हमको एक राष्ट्रीय आवश्यकता बनानी पड़ेगी। यदि प्रधानमंत्री जी इस दिशा में नहीं काम करना चाहते हैं तो सामान्य जनों को जो है इस दिशा में काम करना चाहिए। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। हरीश रावत जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के और केंद्र के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि किस तरह से 2027 के लिए कांग्रेस तैयार भी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।